जी सलमान न्याजी साहब, खुशामदीद आपको। और सबसे पहले तो जो आज ये वजाहत जारी की गई है, इसकी टाइमिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपके ख्याल से आईनी तरमीम से एक दिन पहले अगर इस किस्म की वजाहत आई है तो ये तो बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि जैसे हुकूमत को रोका गया आईनी तरमीम से। आप ऐसे देख रहे हैं इसको? देखें, ये वजाहत का थोड़ा बैकग्राउंड समझ लें। ये इलेक्शन कमीशन ने खुद ही सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल की थी कि हमें थोड़ा वजाहत करें कि पार्टी का कोई इनका स्ट्रक्चर नहीं है। क्या ये सर्टिफिकेट जो चेयरमैन को इन्होंने जमा कराए हैं वो चेयरमैन हमारे कागज़ों में चेयरमैन नहीं है, तो ये कैसे हम इसको इंटरटेन करें। और ये बेसिकली सारी चीज़ थी। उसका फिर हमने जवाब जमा कराया था, उसमें इलेक्शन कमीशन की बदनीति हमारे डॉक्यूमेंट्स में हमने बताया था कि किस तरह रिफ्लेक्ट हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आज कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जानबूझ के इसको डिले कर रहा है टू डिफीट द पर्पस ऑफ द कोर्ट एंड जस्टिस। और मेरी नज़र में तो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ भी ये चार्जशीट है, ये मिसकॉन्डक्ट का केस बनता है मेंबर्स के ख़िलाफ़। और जहाँ तक दूसरी बात है, इस चीज़ से एक चीज़ क्लियर हो गई है कि जी जो 41 MNAs थे वो भी अब PTI के ही डीम्ड होंगे, क्योंकि उन्होंने सारे लवाजमात पूरे कर दिए थे एज़ पर द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जहाँ तक बात है देबी इमरान साहब भी कर रहे थे, इसी से मैं ज़रा निकाल लूँ कि जो तरमीम की है उन्होंने उसको रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई किया है। देखें, जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया है, ओरिजिनल जजमेंट जो दी है वो आइन की तशरीह करते हुए दिया है, आर्टिकल 51 की और आर्टिकल 106 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर आप अमेंड कर दें कोई सब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जैसे कि सिंपल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट रूल या रेगुलेशन, उसको बेशक रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई करें, जिस तरह मर्जी करें, लेकिन जब आइन की तशरीह की हुई जो जजमेंट होती है उसका उस पर कोई असर नहीं पड़ सकता। ना आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नलिफाई कर सकते हैं उस पर रिलाई करके। एक चीज़ तो क्लियर है। तो मेरे ख्याल से तो ये जो गवर्नमेंट का प्लान था, एक कोई आइनी तरमीम वो करना चाह रहे थे, जिसको ये जुडिशल पैकेज कहते हैं। मैं तो इसको कहता हूँ काबू पैकेज, क्योंकि इन्होंने जुडिशरी को काबू करने के लिए ये पैकेज इंट्रोड्यूस कराया है। वो मुझे अब उसके कोई मकान नजर नहीं आ रहे कामयाब होते हुए। मेरे ख्याल तो मैं अभी आती हूँ। सलमान साहब, एक चीज़ और बताइएगा, ये भी आज मैं सुन रही हूँ कि कुछ आपके अराकीन जो 41 वाले अराकीन थे उनमें से अभी तक 2-4 ऐसे हैं जिन्होंने बयान हल्फी ही जमा नहीं कराए। तो आप इस पे कुछ एग्जैक्ट फिगर बता सकते हैं कि कितने लोग हैं जिन्होंने नहीं कराए? मेरी जो लास्ट हमारी हमारी जो लास्ट मीटिंग हुई थी पार्टी की, उस पर अभी शायद इसमें डेवलपमेंट हो गई हो। उस वक्त तो एक हमारे मेंबर ने नहीं जमा कराया था, बाकी सब ने करा दिए थे। तो अभी शायद उन्होंने भी करा दिया हो। ये मैं आपको 15 दिन पहले की पोजीशन बता रहा हूँ। अब तो देखें, हमने पार्टी की तरफ से, पार्लियामेंट्री पार्टी की तरफ से डायरेक्शंस भी दी हुई हैं कि आप लोगों ने एब्सटेन करना है, आपने वोट नहीं करना। और अगर कोई शख्स या कोई हमारा मेंबर, पहले हमें कॉन्फिडेंस है कोई उधर जाएगा नहीं, हालांकि ब्लैकमेल बड़ी बुरी तरह किया जा रहा है, डराया भी जा रहा है रियासत के इदारों की तरफ से, लेकिन कोई जाएगा नहीं। अगर कोई शख्स चला भी जाता है तो उसका ना वोट काउंट होगा, ना उसका उसकी साथ साथ जो मेंबरशिप है ऑफ सेनेट या जो उसका हाउस है नेशनल असम्बली का, वो भी साथ जाएगी। सो मेरे ख्याल से इस जजमेंट की वजह से जो आज की क्लैरिफिकेशन आई है, इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वाजिया हो गई हैं। मुझे ये जो प्रोग्राम है जुडिशल पैकेज का, ये कहीं जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इससे मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है इसमें। अच्छा न्याजी साहब ये फरमाइएगा कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन खुद बैरिस्टर गौहर साहब से और उमर अयूब साहब से ख़तो किताबत भी करता रहा, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जी हमें ये वजाहत करें कि हम किसको पार्टी का चेयरमैन या सेक्रेटरी माने। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? इसको मैं किसी नज़र से नहीं देखता। ये बस मुनाफिकत की नज़र है जो इलेक्शन कमीशन की है, या बेईमानी की या बदनीति की नज़र मुझे नज़र आती है। क्योंकि ये हमने ही पॉइंट आउट किया था, जो हमने जवाब जमा कराया था सुप्रीम कोर्ट में इनकी क्लैरिफिकेशन वाली दरख्वास्त का, कि ये देखें, ये हमें कह रहे हैं कि हम चेयरमैन कैसे माने गौहर साहब को, और साथ ही साथ जो हमें वो लिख रहे हैं, नोटिस भेज रहे हैं, उसमें उनको चेयरमैन मान रहे हैं, उमर यूब साहब को सेक्रेटरी जनरल मान रहे हैं। तो एप्रोबेट रेप्रोबेट कहते हैं, कानून में टर्म होती है कि यू कैन नॉट ब्लो हॉट एंड कोल्ड इन द सेम ब्रेथ। बेसिकली एक साइड पे अब एक बात कर रहे हैं, एक साइड पे एक बात कर रहे हैं, लेकिन आपका कॉन्ट्रडिक्शन आपके वर्ड्स के अंदर यही इलेक्शन कमीशन में हमें नजर आ रही थी। न्याजी साहब ये फरमाइएगा कि आप क्योंकि खुद एक माहिर कानून भी हैं और हमारे अदालती निज़ाम की पेचीदगियाँ और कमज़ोरियाँ हमसे बहुत बेहतर समझते हैं, तो हुकूमत अब ये जो प्ली लेने की कोशिश कर रही है, या इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये जो बातें हो रही हैं कि जी
क्योंकि अभी रिव्यू पिटिशन बाकी है और वो कानून है, तो इससे ये तो हो सकता है ना कि वो इस अमल में ताखीर मजीद कर सकते हैं। देखें इमरान साहब, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, लेकिन इसका मैं आपको जवाब बताता हूँ। देखें, कानूनी पोजीशन ये है कि जब तक आपकी जजमेंट इन फील्ड हो, वो सस्पेंड ना हुई हो, तो उस पे अमल करना आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है। यू आर बाउंड बाय इट। अगर वो अपील स्टेज में या रिव्यू स्टेज में इंटरिम ऑर्डर के थ्रू सस्पेंड हो जाए फिर तो ठीक है, लेकिन जब तक वो इन फील्ड है, आपका रिव्यू भी नहीं लगा तब तक, या आपकी अपील भी नहीं लगी, तो यू आर बाउंड कि आपने उसके ऊपर एक्ट करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो कानून है वो इन ऑपरेशन आएगा और आपके ऊपर लग सकता है। बिल्कुल, ये अब कोर्ट की स्वाबदीद है वो किस तरह इसको लेके जाता है। अब इन्होंने कह दिया कि फोर्थ विद करें आप, मतलब इमीडिएटली करें। अगर फॉर इंस्टेंस इलेक्शन कमीशन नहीं करता तो फिर मेरी नज़र में मुझे नज़र आ रहा है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई इलेक्शन कमीशन पे हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी उनके रोल को, आपने खुद बताया कि उनकी जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं उनको इसमें एक्सपोज हो रहे हैं इलेक्शन कमीशन के। तो मेरे ख्याल से ये इलेक्शन कमीशन को के पास कोई रास्ता नहीं है। देखिए, हुकूमत का तो उसमें कोई लेना देना नहीं है ना, इलेक्शन कमीशन नोटिफाई करना है। हुकूमत तो कुछ मर्जी करे, उनका कुछ लेना देना नहीं है। इलेक्शन कमीशन हैज टू डू इट, अदरवाइज मुझे तौहीन अदालत की कार्रवाई। मंसूर अली शाह साहब ने गुज़श्ता दिनों एक तकरीर में भी बड़ा वाज़ेह कहा था कि ये कोई आपकी चॉइस नहीं है कि आपने फैसले पे अमल करना है, आपको लीगली आप बाउंड हैं इस चीज़ के लिए। तो इसलिए अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पाबंद कर दिया है। लेट्स सी कि इसके ऊपर क्या करते हैं। लेकिन एक और जो ऑप्शन रखी जा रही है, एक चीज़ मैं बता दूं, देखें, तौहीन अदालत का मकसद क्या होता है मैं आपको बताऊं। ये बेसिकली इस वजह से नहीं होती कि जजेस को कोई क्रिटिसाइज करे तो उसकी आप तौहीन अदालत लगा दें। इसका मेन मकसद ये होता है कि जो ऑर्डर्स कोर्ट लेके आती है, जो लिखती है, उनको इंप्लीमेंट करना है आपने। अगर वो इंप्लीमेंट करने का उनके पास कोई एग्जीक्यूटिव मशीनरी तो है नहीं, सिर्फ एक ही तरीका है उनके पास, वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर कोई नहीं इंप्लीमेंट करेगा तो इस चीज पे कोर्ट कभी नहीं लीनियंट होती कि उनके ऑर्डर को आप फ्रिवलेस लेके उसको इंप्लीमेंट ना करें, उस पर कोर्ट बड़ी सख्त आती है। बुनियादी मकसद तो कानून की बालादस्ती को कायम करना होता है ना जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये फरमाइएगा बुज़ुर्ग सलमान नियाज़ी साहब, जो आईनी तरमीम की आप बात कर रहे हैं, बज़ाहिर तो अब जैसे लग रहा है कि शायद मामला कटाई में पड़ा है हुकूमत के लिए नंबर्स पूरे करने में, लेकिन ये भी एक ऑप्शन सामने आ रही थी कि शायद आईनी अदालत अलग से एक और कायम करने के हवाले से पीटीआई से भी बातचीत की जा रही है। आप कुछ कंफर्म करेंगे कि इस तरह की किसी ऑप्शन के ऊपर क्या पीटीआई कोई ऐसी बातचीत नहीं है? अच्छा, पीटीआई से कोई ऐसी बातचीत नहीं है, ना पीटीआई की ऐसी कोई पोजीशन है कि हमें आईनी अदालत चाहिए। देखें, ये कुछ लोगों को शायद समझ नहीं है, जो हाई कोर्ट होती है और जो सुप्रीम कोर्ट होती है, ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही होती है। ऐसी कोर्ट जिसमें डायरेक्टली कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जा सके उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहते हैं। आर्टिकल 199 में आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के लिए, और साथ साथ आर्टिकल 184(3) में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स का हो। तो ये आईनी अदालतें ही हैं, इसके ऊपर क्या आईनी अदालत बनेगी मुझे समझ नहीं आ रही। फिर आपको बहुत सारी तरमीम करनी पड़ेगी, पूरा आपको अपना जुडिशल स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा अगर आप चाह रहे हैं कि एक खाली अदालत हो जिसमें आईनी मैटर्स जाएं। उसके लिए तो फिर कंप्लीट ओवरहॉल की जरूरत है, एक अदालत बनाने से कुछ नहीं होगा। मुझे तो ऐसे कॉन्सेप्ट की कोई समझ नहीं है, ना पीटीआई इस पे किसी चीज में इन एग्रीमेंट है कि आईनी अदालत बनाई जाए। और मौलाना के आप जो ऑप्शंस हैं वो कह रहे हैं कि ठीक है, इस पे उन्हें एतराज़ है कि उम्र की हद ना बढ़ाई जाए जिससे बज़ाहिर मुमकिन कोई भी एक्सटेंशन जो है वो ना हो सके, लेकिन इस बात पे वो कुछ इशारा ज़रूर दे रहे थे कि जो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट है वो एक पैनल के तरीके से हो कि पैनल में जजेस के नाम आए और उसको पार्लिमानी कमेटी या वज़ीर आज़म उसका वो कोई भी मामला तय हो सकता है, तो पिक एंड चूज जैसे आप कर लें। यानी वो अदालती इस्लाहात के तो हामी हैं मौलाना फजलुर रहमान, लेकिन चीफ जस्टिस को लेके उनकी एक्सटेंशन के खिलाफ हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल से मौलाना साहब जो हैं उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारी उनसे बातचीत जो चल रही है और होपफुली जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं मेरे ख्याल से वो उस पर एग्री कर जाएंगे। लेकिन अगर मेरे से आप पूछें, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि जी आप चूज़ करें चीफ जस्टिस में से 5 में से एक चीफ जस्टिस, तो
फिर तो सारा मकसद ही ख़त्म हो जाता है ना इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का, बाकी जो स्टेट की आपकी इंस्टीट्यूशंस हैं उससे। जैसे अब लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, जुडिशरी एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन है। तो अगर वहीं से प्राइम मिनिस्टर ने ही चीफ जस्टिस बनाना है तो फिर इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट तो ख़त्म हो गया। दैट मीन्स के जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के नीचे ही रहेगी। तो इसी वजह से जुडिशल कमीशन है जो अपॉइंट करता है इन सारी चीज़ों को, और एक कानून है कि जो चीफ जस्टिस होगा वो सीनियर मोस्ट जज होगा ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को ही प्रोटेक्ट करती हैं। इस वजह से ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक आईन में तहरीर पोस्ट करेंगे, मौलाना साहब को भी पोस्ट करना चाहिए। ये आईन में तहरीर है कि जो टॉप मोस्ट सीनियर जज है वो चीफ जस्टिस होगा, यानी ये खाली सादा अक्सरियत से ये नहीं ये कर सकता। ये इसके लिए भी आपको आईनी तरमीम की जरूरत है, और उसमें फिर वही बात आ जाएगी कि आपको 2/3 मेजॉरिटी रिक्वायर होगी। अच्छा, ये देखिए एक फर्क है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए आइन के अंदर लिखा हुआ है क्लियर टर्म्स में कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का वो ही चीफ जस्टिस बनेगा, उसके अलावा कोई नहीं बनेगा। सो आपको उसको करना है 2/3 मेजॉरिटी के साथ चेंज करें, लेकिन जो आप बता रहे हैं उसका तरीकाकार नया लाना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें एक चीज़ याद रखें, सब कुछ हो जाए, ये अमेंडमेंट्स भी पास हो जाए, अगर हो जाए तो ये फिर भी कोर्ट में चैलेंज हो सकती हैं। और कोर्ट कह चुकी है पिंडी बार एसोसिएशन के केस में, फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की 2015 में, कि ऐसी आईनी तरमीम जो बुनियादी ढांचा सैलिएंट फीचर जो आपका है आइन का उसको छेड़ेगा तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर सकती है। ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जुज है, इंग्रेडिएंट है आपके बुनियादी ढांचे का सुप्रीम कोर्ट। न्याजी साहब यहाँ पे एक सवाल ये होता है पैदा के जिस तरह से माजी करीब में जुडिशरी पे जानिबदारी के इल्ज़ामात लगते रहे हैं, दोनों तरफ से लगते रहे हैं, और अगर कुछ जज साहबान इतने जानिबदार हो जाएं और साफ नज़र आ रहा हो, उनके फैसलों से नज़र आ रहा हो, तो फिर या उनके दूसरे जो मामलात हैं उस पर लोगों को बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हों, लेकिन सिर्फ इस बिना पे कि वो सीनियर मोस्ट हैं उनको ही चीफ जस्टिस बनाया जाए, तो क्या आप इस अमल को भी दुरुस्त समझते हैं? देखें इमरान साहब, मुझे इस वक्त चूज़ करना होता है लेसर ऑफ टू इवल्स। एक साइड पे है सीनियर मोस्ट को आप चूज़ कर लें, ठीक है, उसमें मुझे ये तो नहीं होगा, एटलीस्ट मैं पिक एंड चूज़ कर रहा हूँ, जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं उसको चूज़ कर लूँगा। दूसरी साइड पे 4-5 में से मैंने एक को चूज़ करना है, तो जाहिर बात है बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर मैं तो उसी को चूज़ करूँगा जो मेरे साथ इन एग्रीमेंट होगा, या मेरे आगे मुझे आंखें नहीं दिखाएगा, मेरे फैसलों को मानेगा, मेरे जब केसेस जाएंगे तो उसके ऊपर मुझे तंग नहीं करेगा। तो ये तो ह्यूमन नेचर है। आप सिस्टम ही ऐसा बनाएं कि वहां पिक एंड चूज नजर ना आए। सिंपल जवाब है ना कि जो बंदा ऐसा है जो बायस्ड है या जिसके कंडक्ट पे एतराज है उसको तो जज ही नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस तो दूर की बात है, उसको तो जज ही नहीं होना चाहिए। ये जो सर जो हमारे जुडिशियल जो सर एक सब इस पे ये भी ले लें कि अपने दिल पे हाथ रख के ये बताएं कि क्या हमारे यहाँ जजों का जो तकर्री है वो पिक एंड चूज नहीं है? क्या वो सिर्फ मेरिट पे हो रही है? क्या जो अभी मौजूदा तरीका राज का है वो बिल्कुल आप उसको साफ और शफाफ समझते हैं? नहीं, बिल्कुल इमरान साहब, बहुत ज़रूरत है हमें जुडिशरी के अंदर रिफॉर्म्स करने की, लेकिन रिफॉर्म्स का कोई मकसद होना चाहिए ना। अगर ये रिफॉर्म्स मुझे याद आ जाते हैं एक हफ्ते के अंदर इस वजह से, या वो कह रही है कि हम नहीं किसी की मर्जी से ख्वाहिश के मुताबिक फैसले करेंगे, आप रिफॉर्म्स लाना शुरू कर दें, ये तो रिफॉर्म्स नहीं है, ये तो आप इंटरफेरेंस कर रहे हैं। या तो आपको वाकई ही सुप्रीम कोर्ट को और हायर जुडिशरी को ठीक करना है तो उसके लिए तो फिर आपको प्रॉपर रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। आप अपॉइंटमेंट टाइम आज शॉर्ट है करने की जरूरत है। एक सेकंड सिर्फ इसके साथ बहस बड़ी बहस नहीं है तो फिर सर पीटीआई इस पे पार्लियामान के अंदर ये क्यों नहीं कहती कि आप आए, वाकई ही जो जरूरत है इस्लाहात की वो करें, हम आपके साथ हैं। सर देखें, हमने तो इनको कहा कि आपने अगर नंबर ऑफ जजेस बढ़ाने हैं, अगर सीरियस हैं तो चले जी लोअर कोर्ट से शुरू करें जहां पे 20 लाख केसेस पेंडिंग है, हाई कोर्ट से शुरू करें जहां उधर लाखों केसेस पेंडिंग है। आप अगर सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट पैकिंग शुरू करेंगे वो रिफॉर्म्स तो नहीं है ना, वो तो आप मिनॉरिटी में लेके जाना चाह रहे हैं कुछ जजेस को जो आपको पसंद नहीं है या आने वाले चीफ जस्टिस को। इस वजह से अगर सीरियस रिफॉर्म्स करने हैं तो बिल्कुल हम तैयार हैं करने को,